आशा है कि आप सब सकुशल होंगे। बच्चों, मैं दीपा जैन, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका हिंदी केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से आप सभी का कक्षा 10 में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी तक हम सब ने विभिन्न प्रकार के हिंदी व्याकरण से संबंधित विषयों को पढ़ा है। हम सभी व्याकरण में आने वाले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, समास, संधि, अलंकार आदि शब्दों से भली भांति परिचित हैं। आप और हम कक्षा 1 से 9 तक इन सभी को पढ़ते आ रहे हैं। कक्षा 10वीं में इन सब के साथ एक शीर्षक पद परिचय भी जुड़ जाता है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम अपनी कक्षा के अंतर्गत पद परिचय का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पद परिचय के उद्देश्यों से। इसके कुछ सामान्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, व्याकरण के द्वारा विद्यार्थियों में रचना एवं सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, विद्यार्थियों को शुद्ध बोलने, लिखने एवं पढ़ने की प्रेरणा देना, विद्यार्थियों में ऐसी योग्यता पैदा करना जिससे कि वे भाषा में प्रयुक्त शब्दों को समझ सके एवं उनमें भाषा को परखने की शक्ति विकसित हो सके। अब पाठ के विशिष्ट उद्देश्यों को भी जान लेते हैं। विद्यार्थियों को विविध ध्वनियों का ज्ञान देना। व्याकरण की शिक्षा का उद्देश्य बालक को भाषा के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने में प्रवीण बनाना, विद्यार्थियों को भाषा से संबंधित नियमों का ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना। आइए बच्चों, पद परिचय के उद्देश्यों को जानने के बाद अब हम चलते हैं इसके अध्ययन की ओर। पद परिचय को सीखने से पहले हमें पद का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। बच्चों, जब हम छोटी कक्षा में पढ़ते थे तो हम शब्द बनाना सीखते थे, परंतु शब्द और पद में अंतर होता है, जिसे हम दोनों की परिभाषा को पढ़कर जान सकते हैं। शब्द भाषा की सबसे छोटी, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई शब्द कहलाती है, जैसे राम, रावण। अब समझते हैं पद को। परंतु बच्चों, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा। प्यारे विद्यार्थियों, अब इस चित्र को देखिए, जिसमें दो विद्यार्थी आपस में बात करते हुए सबसे पहले अपना परिचय दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक बच्चा कहता है, मेरा नाम क्षितिज है, मैं रायगंज में रहता हूँ, मैं शारदा विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार अपने बारे में परिचय देना आत्म परिचय कहलाता है। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, उसी प्रकार एक वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें पद कहते हैं और उन पदों का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पदों के बारे में विस्तार से जानना भी पद परिचय कहलाता है। पद परिचय में किसी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है वाक्य में उस पद की स्थिति को बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ उसका संबंध बताना। प्यारे विद्यार्थियों, कभी-कभी स्थान बदल देने से परिचय भी बदल जाता है। जैसे यदि हम विद्यालय में हैं और कोई हमसे पूछे कि आप कौन हैं, तो हम बताते हैं कि मेरा नाम क्षितिज है और मैं 8 कक्षा में पढ़ता हूँ। परंतु यही प्रश्न यदि विद्यालय से बाहर किया जाता है तो आप उत्तर देते हैं, मेरा नाम क्षितिज है और मेरे पिताजी का नाम राममोहन है। तो बच्चों, इसी प्रकार पद का परिचय भी स्थान के अनुरूप कभी-कभी बदल जाया करता है। आइए अब पद के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले पद के भेद। व्याकरणिक दृष्टि से
हम पदों को मुख्य रूप से दो भागों में देख सकते हैं। पहला विकारी शब्द, जिसके 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। दूसरा अविकारी शब्द, इसके भी 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक। बच्चों, कभी कभी हमसे निपात के बारे में भी पूछ लिया जाता है। आइए अब हम सब इन्हीं पदों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम विकारी शब्दों का अध्ययन करेंगे। हमारा पहला शब्द है संज्ञा। बच्चों, वैसे तो हम प्राथमिक कक्षाओं से ही संज्ञा को पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, फिर भी हम इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। संज्ञा पद परिचय। संज्ञा पद का परिचय देने से पहले हमें मूल बातों को ध्यान में रखना होगा, यानी कि संज्ञा के संपूर्ण स्वरूप से भली भांति परिचित होना होगा। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे हिमालय, राजू, सर्दी, गाय आदि। अब हम जानेंगे संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए अब इनकी परिभाषा भी देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु अथवा विशेष स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब संबंधित चित्रों को भी देखिए: रामायण, राम, अयोध्या। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने दूसरे भेद की ओर। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसा कि बच्चा, विद्यालय, जानवर, पुस्तक, नदी, अध्यापक, बाजार, पहाड़, खिड़की आदि। चलिए बच्चों, अब तीसरा भेद जान लेते हैं, भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव की अवस्था का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आजादी, साहस, वीरता आदि ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब पढ़ते हैं समुदायवाचक संज्ञा को। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना। सेना सैनिकों का समूह होता है। गुच्छा किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे फूल का गुच्छा। कक्षा जैसे विद्यार्थियों का समूह आदि। बहुत से बच्चे समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ले लेते हैं, परंतु बच्चों, यदि बहुविकल्पीय प्रश्नों में हमारे सामने समूहवाचक संज्ञा का विकल्प होगा तो हम उसी का चयन करेंगे। चलते हैं अपनी अंतिम संज्ञा की ओर, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, पानी, लोहा, लकड़ी आदि। तो बच्चों, संज्ञा के भेद को जानने के बाद संज्ञा के पद परिचय देने के लिए आवश्यक बातों को भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमें रेखांकित संज्ञा शब्द का भेद जानना होगा कि वह कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा अथवा द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद हमें उसका लिंग जानना होगा। लिंग में हमें 2 में से एक का चयन करना होता है कि वह स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग। बच्चों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान हम उसके आगे क्रिया शब्द जोड़कर कर सकते हैं। जैसे यदि हमारा रेखांकित शब्द है नदी, तो हम नदी के आगे क्रिया शब्द जोड़ें तो नदी बहती है, अर्थात ये स्त्रीलिंग होगा। इसी प्रकार यदि हम चावल शब्द को लें तो चावल बनाया, चावल बनाई नहीं होता, चावल बनाया, तो ये पुल्लिंग होगा। इसी प्रकार आप सभी संज्ञा शब्दों के आगे क्रिया शब्दों का प्रयोग करके उनके लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। इसके उपरांत हमें यह देखना होता है कि यह संज्ञा वचन एक वचन में है या बहुवचन में।
उसके उपरांत उसके कारक का चयन करना होता है। कारक के भेद इस प्रकार हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इसके बाद अंत में उसका संबंध हमें क्रिया के साथ बताना होता है तथा अन्य पदों के साथ भी। आइए अब उदाहरण के द्वारा हम संज्ञा के पद परिचय को समझ लेते हैं। उदाहरण: सीता रो रही है। इसमें सीता संज्ञा है और इसका संपूर्ण परिचय इस प्रकार होगा। सीता संज्ञा, कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिंग, कौन सा लिंग? स्त्रीलिंग। एक वचन, कर्ता कारक, रो रही है, क्रिया का कर्ता। अब आप पूछेंगे कर्ता का चयन हमने कैसे किया? तो सीता स्वयं ये कार्य कर रही है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक होगा। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। अपूर्वा पत्र लिखती है। अपूर्वा कौन सा शब्द है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक, लिखती है क्रिया का कर्ता। अपूर्वा भी स्वयं पत्र लिख रही है, इसलिए यहाँ भी कर्ता कारक होगा। इस वाक्य में एक और शब्द संज्ञा के रूप में प्रस्तुत हुआ है, जिसका परिचय इस प्रकार है। पत्र, पत्र भी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पत्र लिखा जाता है इसलिए ये पुल्लिंग होगा। एक वचन, कर्म कारक, लिखती है क्रिया का कर्म। पत्र को किसी के द्वारा लिखा जाता है, इसलिए पत्र जो होता है वो कर्म कारक होगा। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को पद परिचय का, संज्ञा का भेद समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही हम आज के सत्र की समाप्ति पर आ गए हैं। मुझे आशा है कि आपने इसका आनंद लिया होगा। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में इसी के आगे के विषय के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।